स्वागत है। आज हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का एक ताज़ा बुलेटिन है और ये अगले कुछ दिनों के मौसम की पूरी कहानी बता रहा है। तारीख है 12 दिसंबर 2025 और ये बुलेटिन आज सुबह ही जारी हुआ है, तो जानकारी एकदम ताज़ा है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ ये नहीं बताने वाले कि कहाँ छाता लेकर निकलना है और कहाँ स्वेटर। हम इस बुलेटिन के पन्नों के बीच छिपी हुई जानकारी को निकालेंगे और समझेंगे कि कैसे आसमान में हो रही हलचल जमीन पर हमारी यात्रा, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारे खेतों को भी प्रभावित कर सकती है। चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले पूरे भारत की एक तस्वीर देखते हैं। बुलेटिन कहता है कि देश के ज्यादातर हिस्से सूखे रहेंगे, लेकिन दो जगहों पर कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ है बर्फीले पहाड़, जहां पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, वहां 13 से 18 दिसंबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और दूसरी तरफ में समंदर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 13 और 14 दिसंबर को हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है और साथ में बिजली कड़कने और तूफानी हवाओं की भी चेतावनी है। मतलब एक ही समय में देश के एक कोने में बर्फ और दूसरे में तूफानी बारिश। बिल्कुल, यही तो भारत के मौसम की खूबसूरती और जटिलता है। पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये दो अलग अलग जगहों पर ऐसा मौसम क्यों बन रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बुलेटिन में इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। हिमालय क्षेत्र में जो हो रहा है उसके पीछे है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। हाँ, इसे आसान भाषा में समझिए, ये भूमध्य सागर से आने वाली नम हवाओं का एक सिस्टम है। अभी ये मध्य क्षोभ मंडल में एक ट्रफ के रूप में मौजूद है। ट्रफ, ये शब्द मैंने कई बार सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ट्रफ का मतलब है कम वायुमंडलीय दबाव का एक लंबा क्षेत्र, एक तरह की हवाई घाटी समझिए। अच्छा। जहां दबाव कम होता है वहां हवा ऊपर उठती है और जब ये नम हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तो बादल बनते हैं और फिर बारिश या बर्फबारी होती है। तो यही ट्रफ या हवाई घाटी हिमालय में बर्फबारी का कारण बन रही है। सही। अच्छा, तो ये तो हुई पहाड़ों की बात, लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक और बड़ी ताकत काम कर रही है ना? जेट स्ट्रीम का भी जिक्र है। बिल्कुल, उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी सक्रिय है। इसे यूं समझिए कि ये वायुमंडल में बहुत ऊपर, लगभग 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली एक बहुत तेज नदी है। एक तेज नदी हवा की? हाँ, और इसकी रफ्तार भी मामूली नहीं है। बुलेटिन के अनुसार ये 100 नॉट्स यानी लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। 185 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, ये तूफानी नदी अपने नीचे के मौसम को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। चक्रवाती तूफान जितनी रफ्तार है और ये लगातार हमारे सिर के ऊपर बह रही है, तो एक तरफ ये जेट स्ट्रीम पहाड़ों पर बर्फ गिरा रही है, लेकिन जमीन पर तापमान की कहानी कुछ और ही चल रही है। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि बुलेटिन के अनुसार कुछ जगहों पर असल में तापमान बढ़ने वाला है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये पहली नजर में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 से 48 घंटों में तापमान में इतनी ही बढ़ोतरी की संभावना है। तो एक तरफ हम शीतलहर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तापमान बढ़ रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। क्या ये बुलेटिन में कोई विरोधाभास है? नहीं, ये विरोधाभास नहीं बल्कि मौसम के बदलने का क्रम है। दरअसल शीतलहर की चेतावनी अभी के लिए है, लेकिन उसके बाद एक नई मौसम प्रणाली के असर से हवा का पैटर्न बदलेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। अच्छा। ये दिखाता है कि मौसम कितनी तेजी से बदल सकता है। 1-2 दिन कड़ाके की ठंड और फिर थोड़ी राहत। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर आज की बात करें तो ठंड का आलम क्या है? आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पंजाब के आदमपुर में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 3.6 डिग्री? जी। और कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तापमान सामान्य से काफी नीचे चल रहा है, जिसे बुलेटिन में मार्केडली बिलो नॉर्मल कहा गया है। और इस ठंड के सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? देश में सबसे गर्म जगह कौन सी रही? वो भी महाराष्ट्र में ही है, जो इस विविधता को और भी मजेदार बनाता है। रत्नागिरी और पास में कर्नाटक के कारवार में देश का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 35 डिग्री? सोचिए, एक ही देश में एक जगह लोग 3.6 डिग्री की ठंड में कांप रहे हैं और कुछ 100 किलोमीटर दूर 35 डिग्री की गर्मी महसूस कर रहे हैं। चलिए, अब बुलेटिन के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, चेतावनियां।
क्योंकि यही वो जानकारी है जो सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है। शीतलहर और घने कोहरे को लेकर कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हाँ, और कुछ चेतावनियां तो काफी गंभीर हैं, जैसे कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 14 और 15 दिसंबर को सिर्फ शीतलहर नहीं, बल्कि गंभीर शीतलहर यानी सिवियर कोल्ड वेव की चेतावनी है। गंभीर शीतलहर। जी, इसके अलावा विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा के कई हिस्सों में भी अगले 2-3 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट है। और कोहरे की स्थिति तो और भी चिंताजनक लग रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। वहां कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा यानी वेरी डेंस फॉग छाने की बात कही गई है। और इन शब्दों का एक खास मतलब होता है। बहुत घना कोहरा तब कहा जाता है जब विजिबिलिटी यानी दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो जाए। 50 मीटर, इसका मतलब आप सड़क पर अपने आगे चल रही गाड़ी की टेल लाइट भी ठीक से नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए ये यात्रा के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। आज सुबह पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दृश्यता सिर्फ 50 मीटर और बहराइच में 200 मीटर रिपोर्ट की गई। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर पंजाब और हरियाणा तक कई जगहों पर अगले 3 से 5 दिनों तक घने कोहरे का अनुमान है। तो इन चेतावनियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? कोहरे से ट्रेन और फ्लाइट में देरी की उम्मीद तो सब करते हैं, लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि इससे घर की बिजली भी जा सकती है? ये मुझे बुलेटिन का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा लगा। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। जब बहुत घना कोहरा होता है तो हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। ये नमी हाई टेंशन बिजली के तारों के इंसुलेटर पर जमा हो जाती है। अगर उस इलाके में प्रदूषण ज्यादा है तो नमी के साथ धूल और प्रदूषण के कण मिलकर इंसुलेटर पर एक कंडक्टिव यानी सुचालक परत बना देते हैं। इससे शॉर्ट सर्किट या फ्लैश ओवर हो सकता है, जिससे पूरी की पूरी पावर लाइन ट्रिप हो जाती है। और बड़े इलाके में बिजली गुल। बिल्कुल। ये तो एक ऐसा पहलू है जिस पर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। और सेहत पर क्या असर होता है? बुलेटिन में इसका भी जिक्र है। हाँ, कोहरे का मतलब सिर्फ ठंडी हवा नहीं है। यह हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को अपने साथ जमीन के पास रोक कर रखता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये कण सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं, जिससे खांसी, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अस्थमा के मरीजों के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक समय होता होगा। बहुत ज्यादा। और शीतलहर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होते? रिपोर्ट में कंपकंपी को नजरअंदाज न करने की सलाह दी गई है। कंपकंपी दरअसल शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये पहला संकेत है कि आपका शरीर गर्मी खो रहा है और वो अपनी मांसपेशियों को तेजी से सिकोड़कर गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। इसे नजरअंदाज करने का मतलब है कि आप हाइपोथर्मिया की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक और खतरनाक चीज का जिक्र है, फ्रॉस्ट बाइट। ये क्या होता है? जब शरीर का कोई हिस्सा, खासकर उंगलियां, नाक या कान, बहुत ज्यादा ठंड के संपर्क में आता है तो वहां की कोशिकाएं जमने लगती हैं। त्वचा पीली, सख्त और सुन्न पड़ जाती है। ओ, ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, और अगर तुरंत ध्यान ना दिया जाए तो ये टिश्यू को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये बेहद खतरनाक हो सकता है। अच्छी बात यह है कि बुलेटिन सिर्फ समस्याएं नहीं बताता, बल्कि उनसे बचने के उपाय भी सुझाता है। मैंने हमेशा सुना था कि ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन बुलेटिन कह रहा है कि कई पतली परत पहनना बेहतर है। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ, और ये बहुत प्रभावी तरीका है। जब आप कई परतें पहनते हैं तो कपड़ों के बीच हवा की पतली परतें बन जाती हैं। हवा गर्मी की कुचालक होती है, यानी इंसुलेटर का काम करती है। ये आपके शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और बाहरी ठंड को अंदर आने से। तो एक मोटी जैकेट से ज्यादा असरदार है। बिल्कुल, एक मोटा स्वेटर ये काम उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि एक मोटी जैकेट की जगह एक इनर, एक शर्ट और फिर एक स्वेटर पहनना ज्यादा फायदेमंद है। और खाने पीने को लेकर भी खास सलाह है। विटामिन सी से भरपूर फल और गर्म तरल पदार्थ पीने को कहा गया है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, जिससे फ्लू जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है, और गर्म पेय पदार्थ शरीर के अंदरूनी तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये छोटे छोटे उपाय बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सही कहा। इन सामान्य सुझावों के अलावा एक खास हिस्सा है जो मुझे बहुत आकर्षक लगा, एग्रोमेट एडवाइजरी, यानी किसानों और पशुपालकों के लिए सलाह। हाँ, ये हिस्सा दिखाता है कि मौसम का पूर्वानुमान अब कितना बारीक और जरूरी हो गया है। ये सिर्फ शहर में रहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर देश की कृषि और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसमें एक सलाह दी गई है जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में
जहां शीतलहर की आशंका है, किसानों को फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम को हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है। शाम को पानी देना, ठंड में तो इससे और ठंड बढ़ जानी चाहिए। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे ठोस विज्ञान है। पानी में गर्मी को सोखने और फिर धीरे धीरे छोड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जब किसान शाम को खेत में हल्की सिंचाई करता है तो पानी और गीली मिट्टी दिन की गर्मी को सोख लेते हैं। रात में जब तापमान गिरता है तो यही पानी और मिट्टी धीरे धीरे उस गर्मी को छोड़ते हैं, जिससे पौधों की जड़ों के आसपास का तापमान शून्य से नीचे जाने से बच जाता है और इस तरह फसल पाले से बच जाती है। ये तो वाकई कमाल की जानकारी है। छोटी सी तकनीक कितना बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। पशुपालकों के लिए क्या सलाह है? उनके लिए भी बहुत व्यावहारिक सलाह है। मवेशियों को रात में खुले में न छोड़कर शेड के अंदर रखने को कहा गया है और उनके नीचे सूखा बिस्तन जैसे पुआल बिछाने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें जमीन की ठंड से बचाया जा सके। पोल्ट्री फार्म में चूजों को गर्म रखने के लिए बल्ब या हीटर का इस्तेमाल करने को कहा गया है। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार के किसानों के लिए, जहाँ तेज हवाओं का अनुमान है, यह सलाह है कि केले और पपीते जैसे पौधों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें बांस का सहारा दें। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि भारत का मौसम कितना विविध और जटिल है। उत्तर में बर्फबारी, दक्षिण पूर्व में बारिश, मध्य भारत में शीतलहर और उत्तर भारत में घना कोहरा। हर जगह की अपनी चुनौती है और अपना विज्ञान है। और इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ पूर्वानुमान को दोहराना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि जानकारी ही सबसे बड़ी तैयारी है। चाहे आप किसान हो या शहर में रहने वाले या फिर कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हो, सही जानकारी आपको मौसम के प्रभावों से बचा सकती है। और अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूँ। हमने शुरू में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली उस जेट स्ट्रीम की बात की थी, है ना? हाँ, जो हमसे 12-13 किलोमीटर ऊपर बह रही है। बिल्कुल। ये एक अदृश्य शक्तिशाली नदी है जो जमीन पर लाखों लोगों के लिए ये तय कर रही है कि उनके यहाँ धूप खिलेगी, बारिश होगी या बर्फ गिरेगी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ऊपर वायुमंडल में और कौन सी ऐसी विशाल और अदृश्य ताकतें हर पल काम कर रही हैं, जो हमारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित कर रही हैं जिनका हमें शायद अंदाजा भी नहीं है।